हेलो डियर स्टूडेंट्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 की यूनिट 3 स्टैटिस्टिकल टेक्निक 1, जिसका मैंने टॉपिक लिया मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसमें भी मैंने सिर्फ मीन को ही आज डिस्कस करूंगा। ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आज जो मैं डिस्कस करूंगा वो मीन डिस्कस करूंगा। मीडियन, मॉड, इन सब के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं बेटा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है। ठीक है, किसको कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? एक्चुअल में इसका दूसरा नाम है और एवरेज। और एवरेज एक्चुअली, एवरेज क्या है? एक वो वैल्यू जो किसी सेट ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करती है। एवरेज इज अ वैल्यू विच इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए सेट ऑफ डेटा, और इसी एवरेज को हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। अब आप ये कहोगे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटे, मान लीजिए आप जिस क्लास में पढ़ते हैं, अब मुझे उस क्लास के बारे में बताना है। किस इस क्लास के एवरेज मार्क्स क्या है? तो आप अब आप बोलोगे इससे क्या लेना देना है? इससे ये लेना देना है कि मान लीजिए 3 क्लासेस हैं। ठीक, अब मुझे 3 क्लासेस के बीच में कंपैरिजन करना है। मैं 3 क्लासेस को पढ़ा रहा हूं और 3 क्लासेस के बीच में मुझे कंपैरिजन करना है कि कौन सी क्लास अच्छी है। तो मैं कैसे करूंगा? क्या एक एक बच्चे का इंडिविजुअली देखूंगा ना मार्क्स? नहीं, मैं पहली क्लास के बच्चों के मार्क्स का एवरेज निकालूंगा, फिर दूसरी क्लास के मार्क्स के बच्चों के एवरेज निकालूंगा, फिर तीसरी क्लास के मार्क्स के बच्चों के एवरेज निकालूंगा। तो जो एवरेज होगा वो रिप्रेजेंटेटिव है आपकी क्लास का। तो आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, ऐसे 3 क्लास में से जिसका भी एवरेज सबसे अच्छा होगा तो मैं कहूंगा दिस क्लास इज गुड। ये सेकंड नंबर पे है, ये थर्ड नंबर पे है। तब आपको समझ में आया इसका प्रैक्टिकल यूज। सेम कंपनी के में होता है। कंपनी की सेल्स, अगर मान लीजिए कंपनी ने 3 ग्रुप बना रखे हैं, किसी कंपनी में 3 अलग अलग ग्रुप हैं, उनकी सेल्स है, तो कौन सी ग्रुप की सेल्स अच्छी है? एवरेज निकाला जाएगा। हो सकता है उस ग्रुप का 10 आदमियों का ग्रुप हो जिसमें से पहले ग्रुप में 2 आदमियों की सेल्स बिल्कुल जीरो हो, लेकिन बचे हुए 8 आदमियों की सेल्स इतनी अच्छी हो कि बचे बाकी ग्रुप से ऊपर निकल जाए। तो कंपनी में डिसीजन, कहीं भी कोई भी डिसीजन हमें लेना होता है तो हमें स्टेट की जरूरत पड़ती है। तो जैसे कंपैरिजन की बात आ गई तो वहां पे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, मीन की, मीडियन की, मोड की, ज्योमेट्रिक मीन की, हार्मोनिक मीन की। ये क्या है? दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। 5 तरीके के मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं: अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अर्थमेटिक मीन की तरफ चलते हैं, एएम की तरफ। एएम, अर्थमेटिक मीन बेटे, आपके पास 2 तरीके के डेटा होंगे। अनग्रुप्ड डेटा और दूसरा होगा ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा मतलब होता है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस। अभी एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस, ग्रुप्ड डेटा 2 हिस्सों में बढ़ जाता है: डिस्क्रीट डेटा और कॉन्टिन्यूअस सीरीज ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल। तो अनग्रुप डेटा में मान लीजिए इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस, आपके पास x1, x2, x3 अप टू xn, आपने n ऑब्जर्वेशंस किए। x1, x2, xn, n ऑब्जर्वेशंस किए। उस केस में जो मीन होगा, अर्थमेटिक मीन या मीन, इज x बार इक्वल टू समेशन x अपॉन n। n ऑब्जर्वेशन है, इन सबका सम, यानी x1 प्लस x2 प्लस एंड सो ऑन xn अपॉन n। दैट इज फॉर अनग्रुप डेटा, फार्मूला मीन का हो गया। ग्रुप्ड डेटा में डिस्क्रीट सीरीज बनेगी। डिस्क्रीट डेटा का मतलब क्या है? मान लीजिए x और f, ठीक है, आपका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से दिया हुआ है, x और f।
जहां पर x की वैल्यूज है x1, x2 अप टू xn, और हर एक की फ्रीक्वेंसी दी गई है f1, f2 अप टू fn। तो उस केस में x बार जो हो जाएगा आपका f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस एंड सो ऑन fn xn अपॉन फ्रीक्वेंसी f1 प्लस f2 प्लस एंड सो ऑन fn, जिसको हम ना समेशन fx अपॉन कैपिटल एन, जहां पे कैपिटल एन सारी फ्रीक्वेंसीज का सम है। कंटिन्यूअस सीरीज के केस में क्या होगा? कंटिन्यूअस सीरीज के केस में आपको इंटरवल दिया होगा, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल ए टू बी टू सी टू डी टू ई, ऐसे करके दिया होगा। ठीक, और फ्रीक्वेंसी दी गई होगी f1, f2, f3, f4। तो आप क्या करोगे, इस क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट निकालोगे, मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। तो x1 इक्वल टू मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, b माइनस ए अपॉन टू, x2 इक्वल टू c माइनस b अपॉन टू, x3 इक्वल टू, ऐसे x3 निकाल लोगे, ऐसे x4 निकाल लोगे। एक शर्त यह है कि ये सारे डिफरेंस जो हैं a माइनस बी, सॉरी b माइनस ए, ये a टू b है बेटा, ये माइनस साइन नहीं है, a टू b है, b टू c है, c टू d है, d टू e है। ये सारे डिफरेंस b माइनस ए, c माइनस बी, d माइनस सी, ये सारे सेम होने चाहिए, यानी इक्वल क्लास इंटरवल। यानी जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, ए और बी का डिफरेंस, बी और सी का डिफरेंस, सी और डी का डिफरेंस, डी और ई का डिफरेंस। तो ऐसे मिड पॉइंट निकाल लोगे। मान लीजिए 0 to 10, 10 to 20, ऐसे लिख रहा हूं तो देखो डिफरेंस सेम है ना, 20 to 30। तो इनका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट एमपी 5, 15, 25। तो वही है b माइनस ए अपॉन टू, 10 - 0, ठीक है, अपॉन टू 5। बी माइनस ए अपॉन टू लिख दिया क्या, सॉरी बी प्लस ए अपॉन टू, हाँ, सी प्लस बी अपॉन टू, 20 + 10 यानी 30/2, 15, 30 + 20, 50/2, 25। ठीक, इन सबको सम करके एवरेज निकाल लेना, मिड पॉइंट आ जाए। तो ये होता है कंटिन्यूअस सीरीज। तो कंटिन्यूअस सीरीज के फार्मूले में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, कैपिटल एन जो कि सारी फ्रीक्वेंसीज का सम है, और यहां पे एक्स, आपका एक्स दिया हुआ है, बस आपने क्या करना है, यहां पे एक टेबल बनेगी एफ एक्स की। तो यहां पे आ जाएगा f1 x1, f2 x2 अप टू, ऐसे चलते चले आओगे, और फार्मूला यही वाला यूज होगा। बस डिस्क्रीट में आपको x डायरेक्ट दिया होगा, और कंटिन्यूअस सीरीज में, क्लास इंटरवल वाले में आपको इंटरवल दिया होगा जिसका मिड पॉइंट आपका x बन जाएगा। और फार्मूला यही है, x को f से मल्टीप्लाई करना है और सारी फ्रीक्वेंसीज के सम से उसको डिवाइड करना है। ठीक, अब चलिए न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल, class of 10 students, the marks obtained by students in mathematics test are 1, 3। पहले स्टूडेंट से के 1 आए, दूसरे के 3 आए, तीसरे रोल नंबर के 5 आए, चौथे रोल नंबर के 9 आए, पांचवें रोल नंबर के 7 आए, सिक्स रोल नंबर के 7 आए, एट्थ रोल नंबर के 1 आए, नाइन्थ रोल नंबर के 5 आए। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और 10 रोल नंबर के 9 आए। फाइंड द मीन। तो ये बेटा अनग्रुप डेटा है, जिसको हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। तो आप क्या करोगे, समेशन एक्स इज इक्वल टू 1 + 3 + 5 + 9 + 7 + 1 + 5 + 7 + 9, ये निकाल लोगी तो ये आ जाएगा 54। ठीक, 54। और एन कितना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10। सो मीन इज इक्वल टू मार्क्स का सम अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 54/10 इज इक्वल टू 5.4। सारों को जोड़ दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दिया। अब यही क्वेश्चन जब
डिस्क्रीट सीरीज के फॉर्म में बनेगा तो कैसा बनेगा? मैं एक ही क्वेश्चन को हर तीनों तरीके सीरीज बनाऊंगा। क्वेश्चन, फाइंड द मीन फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। फ्रॉम फॉलोइंग डेटा, आपको डेटा दे दिया मैंने। डेटा क्या है? मार्क्स एक्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डेट्स। तो मार्क्स 1, कितने स्टूडेंट के हैं? 8 1 1, 2 स्टूडेंट्स के। मार्क्स 3, 3 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के? 1, ओनली 1 स्टूडेंट्स के, तो फ्रीक्वेंसी हो गई 1। मार्क्स 5, 2 स्टूडेंट्स के, तो फ्रीक्वेंसी हो गई 2। मार्क्स 7, 3 स्टूडेंट्स के, तो फ्रीक्वेंसी हो गई 3। मार्क्स 9, 2 स्टूडेंट्स के, फ्रीक्वेंसी हो गई 2। तब देखो बेटा, डेटा यही है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस का, लेकिन वहां पे मैंने 10 बार नंबर लिखे, यहां पे मैंने सिर्फ 5 बार नंबर लिखे। तो ये अभी आपको तो हल्का लग रहा होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए, जब बहुत बड़ा डेटा होगा तो इस टाइप की सीरीज आपके लिए फायदेमंद होती। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो आपने क्या करना है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, तो जो आपका इसका सोल्यूशन बनेगा वो हो गया मार्क्स एक्स, फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी एफ, तीसरा कॉलम बन जाएगा एफ एक्स, एफ इंटू एक्स। तो 1 2, 2 1 जा 2, 3 1, 3 1 जा 3, 5 2, 5 2 जा 10, 7 3, 7 3 जा 21, 9 2, 9 2 जा 18। अब यहां पे देखो, समेशन एफ निकाल लीजिए, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ 2, 2 1 3, 2 5, 3 8, 2 10, 10 ही आया। एफ एक्स कितना आ जाएगा? 54 आएगा, करके देख लेना। ठीक, तो अब आपका क्या हो गया? एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन एन, सो इज इक्वल टू 54 बाई 10 इज इक्वल टू 5.4। तो ये आपका अनग्रुप्ड डेटा के लिए था। अनग्रुप्ड डेटा के लिए ये आपका ग्रुप्ड डेटा, जिसमें कि क्या कहते हैं, डिस्क्रीट सीरीज थी। अब मैं कंटिन्यूअस सीरीज के फॉर्म में लेके चलता हूं इसको। क्वेश्चन, जब कंटिन्यूअस सीरीज में क्वेश्चन आएगा तो कैसा आएगा? फाइंड द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। फॉलोइंग डेटा, अब यही क्वेश्चन आपका बन जाएगा। क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लास इंटरवल किसके लिए? मार्क्स के लिए है, ठीक है, ये है मार्क्स के लिए। ठीक, तो क्लास इंटरवल आपका बना 0 to 2, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें हो गए 2, फिर बना 2 to 4, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए 1, फिर बना 4 to 6, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए 2, फिर बना 6 to 8, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए 3, फिर बना 8 to 10, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए 2, 2 1 2 3 2। ये देखो सेम है, 2 1 2 3 2। 0 से 2 के बीच में नंबर कितने हैं? 0 से 2 के बीच में 1 और 1, 2 स्टूडेंट, वही लिखा है मैंने। ठीक, 2 से 4 कितने बच्चों के हैं? 2 तो किसी के है ही नहीं, 4 किसी के नहीं, 3 ही है, तो ये रहा। ठीक, अब यहां पे जब आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन, मार्क्स, फिर यहीं पे आप लिखोगे मिड पॉइंट, मिड पॉइंट एक्स, ठीक है, और फिर यहां पे लिखोगे एफ।
यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट। 0 to 2 मिड पॉइंट 3, 2 to 4 मिड पॉइंट 1, 2 to 4 मिड पॉइंट 3, 4 to 6 मिड पॉइंट 5, 6 to 8 मिड पॉइंट 7, 8 to 10 मिड पॉइंट 9। F2 1 2 3 2, FX 2 3 10 21 18, समेशन F 10, सिग्मा FX देख लीजिए 54 ही आएगा, करके देख लेना, क्योंकि मीन चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैं डेटा एक ही डेटा लेके चल रहा हूं ना, उसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सो मीन x बार इक्वल टू समेशन FX अपॉन समेशन F, so is equal to 54 upon 10 is equal to 5.4। क्लियर बच्चों, आ गया होगा समझ में कि मीन की इंपॉर्टेंस क्या है पहला, और 3 तरीकों से इसके न्यूमेरिकल आते हैं, 3 तरीकों से आपको सॉल्व करना है। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ मीन में। मीन के क्या क्या एप्लीकेशन है? तो जो सबसे पहला एप्लीकेशन है बेटे, वो है वेटेड मीन। वेटेड मीन, वेटेड मीन क्या होता है? अगर आपके पास कई वेरिएट्स की वैल्यू है बेटे, हाँ एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे स्टैट में वेरिएबल को ही हम वेरिएट कहते हैं। स्टैट में अक्सर आपको बुक में लिखा होगा वेरिएट, तो स्टैट में वेरिएबल ये कुछ और नहीं है, ये वेरिएबल ही है। लेकिन वेरिएबल स्टैट में वेरिएबल ना बोला जाके क्या बोला जाएगा? वेरिएट। ठीक, तो मान लीजिए आपके पास n वेरिएट्स हैं, x1 x2 अप टू xn। ठीक, और इन सब का वेट, इन सब के साथ वेट अटैच है W1 W2 अप टू Wn, इन सब के साथ वेट अटैच है। तो जो वेटेड मीन होगा, वेटेड मीन वो डिनोट होगा x बार W, और उसका फार्मूला हो जाएगा समेशन XW XI WI, समेशन को और अच्छे से अगर लिखना हो I ऑन टू n डिवाइडेड बाई समेशन I इक्वल्स टू 1 to n WI, यानी ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x1 W1 प्लस x2 W2 प्लस एंड सो ऑन xn Wn अपॉन W1 W2। अभी इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, तो आपको ये वेटेड मीन की इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी। चलिए इसका एग्जांपल करते हैं। ए कैंडिडेट ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग परसेंटेज इन एन एग्जामिनेशन: इंग्लिश में 60, हिंदी में 75%, मैथ्स में 63%, फिजिक्स में 59%, केमिस्ट्री में 55%। फाइंड द वेटेड मीन इफ वेट्स 2 1 5 5 3 अलॉटेड टू द सब्जेक्ट्स। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि क्रेडिट, किस सब्जेक्ट की क्या क्रेडिट है। क्रेडिट मतलब उसके साथ वेट अटैच है। तो जैसे यहाँ पे इंग्लिश, इंग्लिश की क्रेडिट 2, हिंदी की क्रेडिट 1, मैथ की क्रेडिट 5, फिजिक्स की क्रेडिट 5, केमिस्ट्री क्रेडिट 3। ठीक है, ये एक्चुअल में सब्जेक्ट के थ्रू बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं, कि किस सब्जेक्ट की किस कोर्स में क्या वेट है। ठीक, तो अब आपको वेटेड मीन निकालना है। तो आपको क्या किया आपने, तो आपको समझ में भी आ गया होगा वेटेड मीन की इंपॉर्टेंस क्यों पढ़ाया जाता है आपको। आपने लेट, सबको नाम दीजिए। इंग्लिश को दिया आपने x1 60, x2 हिंदी है 75, x3 मैथ है 63, x4 फिजिक्स है 59, x5 केमिस्ट्री है 55। सबके वेट को नाम दीजिए। हिंदी के वेट है 2, दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश का वेट है 2, दूसरा सब्जेक्ट हिंदी था, उसका वेट है 1, तीसरा सब्जेक्ट x3 यानी मैथ, उसका वेट है 5, चौथा सब्जेक्ट फिजिक्स, उसका भी वेट है 5, पांचवा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, उसका भी वेट 3 है। बस वेटेड मीन निकालना है। नाउ वेटेड मीन
w bar is equal to x1 w1 plus x2 w2 plus and so on x5 w5 upon w1 plus w2 plus and so on wn. So this equal to 60 into 2 plus 75 into 1 plus 63 into 5 plus 59 into 5 plus 55 into 3 अपॉन सारे वेट अटैच कर दीजिए 2 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 3। तो ये आपका कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट होकर आपका आ जाएगा बेटे ये 970 ऊपर नीचे आ जाएगा 16। सो दिस इक्वल टू 60.63%। ये आ गया वेटेड मीन। ठीक, तो स्टूडेंट के ओवरऑल परसेंटेज क्या बने 60.63। ठीक, चूंकि वेट के हिसाब से है ना, क्रेडिट के हिसाब से, वही जो आपकी सीजीपीआई एसजीपीआई इन्हीं सब फार्मूलों के थ्रू ही बनते हैं। ठीक, दूसरा एप्लीकेशन क्या आता है? पहला तो वेटेड मीन था, एप्लीकेशन 1 वेटेड मीन का। दूसरा एप्लीकेशन आते हैं, जो आपका दूसरे नंबर का एप्लीकेशन है, वो क्या है? कंबाइंड एवरेज। कंबाइंड एवरेज ये काफी इंपॉर्टेंट, अभी जब आप इसके एग्जाम्पल पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसकी क्या फिजिकल इंपॉर्टेंस है। मान लीजिए, लिखाई दे रहा हूं आपको, भी लिख लीजिए, 2 और मोर देन 2, मोर देन 2 रिलेटेड इफ वी हैव, तब कंप्लीट होगा। इफ वी हैव 2 or more than 2 related groups, then we can compute combined average of these groups। तो पहले मैं 2 ग्रुप्स के बारे में बात करता हूं। मान लीजिए, लेट x1 बार, ये क्या है? अर्थमेटिक मीन ऑफ, मान लीजिए मेरे पास 2 ग्रुप हैं, फर्स्ट ग्रुप, और x2 बार क्या है? अर्थमेटिक मीन ऑफ सेकेंड ग्रुप। 2 ग्रुप हैं, एक का अर्थमेटिक, दोनों का अर्थमेटिक मीन पता है, और साथ में n1 क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जरूरत पड़ेगी इन फर्स्ट ग्रुप, और n2 क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन सेकेंड ग्रुप। तो आपके पास 2 ग्रुप्स के मीन है, और दोनों ग्रुप्स में जो मीन आपने निकाला था, कितने ऑब्जर्वेशंस के थ्रू निकाला था। अब आपको कंबाइंड मीन निकालना है, तो कंबाइंड मीन चूंकि आप 2 ग्रुप्स का निकाल रहे हैं, तो x12 बार इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। यानी अब आपको पूरे डेटा का एक साथ इन सबको कंबाइंड नहीं करना कि आप x1 पहले ग्रुप का डेटा पूरा इकट्ठा करिए, फिर दूसरे ग्रुप का डेटा इकट्ठा करिए, फिर दोनों के ऑब्जर्वेशन जोड़िए। नहीं, अगर आपने 2 ग्रुप्स का मीन निकाल लिया है, और दोनों, जाहिर सी बात है, जब मीन निकालोगे तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो तुमको पता ही होंगे। जब आपने मीन निकाला है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके हाथ में होंगे ही। तो बस आपको कंबाइंड मीन निकालना है कि यार ओवरऑल बताओ, यार ओवरऑल कितना मीन है। तो आपने क्या किया? पहले ग्रुप का मीन इंटू पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस दूसरे ग्रुप का मीन इंटू दूसरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बात खत्म। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोग, कई बार होता है ना, हमारे पास 2-3 एवरेज होते हैं और आदमी कहते हैं यार कंबाइंड बताओ, तो कई लोग क्या करते हैं, सारों को जोड़ने लगते हैं। नहीं, ये वाला कंबाइंड एवरेज का फार्मूला लगा दीजिए, निकाल लीजिए। अब मान लीजिए आपका तीन ग्रुप है, x1 2 3, तो कुछ नहीं यार, बस यही हो जाएगा n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार अपॉन
N1 प्लस N2 प्लस N3। ऐसा नहीं है सिर्फ दो ग्रुप के लिए, कितने भी आपके पास ग्रुप हो आप उनको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका फार्मूला लिखते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं। ये क्वेश्चन है, देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ ए कंपनी employing 180 employees respectively. If the arithmetic mean of the monthly salaries paid by two branches are rupees 4570 and rupees 6570 respectively, find the arithmetic mean of the salaries of the employees of the company as a whole. मतलब ये कह रहा है कि मान लो आपकी कंपनी, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कंपनी है, उस कंपनी की दो ब्रांचेस है अलग अलग सिटीज में। एक ब्रांच में 100 एम्प्लॉयज हैं, दूसरी ब्रांच में 80 एम्प्लॉयज हैं। तो जो पहली ब्रांच है उसने जो मंथली सैलरी पेड की उसका एवरेज 4570 है। जो दूसरी ब्रांच है उसने जो अपने 80 एम्प्लॉयज को मंथली सैलरी दी उसका एवरेज 6570 है। अब आप जानना चाहते हैं कि आपका एवरेज कितना है, टोटल आपने जो सैलरी पे की उसका एवरेज कितना है, क्योंकि कंपनी तो आपकी है और दो ब्रांचेस भी दोनों आप ही की हैं। तो पहली ब्रांच वाले ने अपना डेटा दे दिया, दूसरी ब्रांच वाले ने अपना डेटा दे दिया, अब आपको निकालना है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, यही हमारा फार्मूला काम आएगा। जैसे सबसे पहले आपके पास, आप ध्यान से देखें, पहली कंपनी को नाम X1 दे दीजिए। तो लेट N1, पहली कंपनी में कितने एम्प्लॉयज हैं, 100। पहली कंपनी का मीन कितना है, X1 बार 4570। दूसरी कंपनी में कितने एम्प्लॉयज है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 80। दूसरी कंपनी की मेन सैलरी क्या है, 6570। तो कंबाइंड सैलरी यानी आपको जो अर्थमेटिक मीन ऑफ सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, तो यानी कंबाइंड सैलरी, कंबाइंड मीन X12 बार इज इक्वल टू N1 X1 बार प्लस N2 X2 बार अपॉन N1 प्लस N2। सो दिस इक्वल टू 100 इंटू 4570 प्लस 80 प्लस इंटू 6570 अपॉन N1 प्लस N2, 100 प्लस 80, कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 997000 अपॉन 180। तो ये आपका हो गया 5538.89। लास्ट में आंसर लिख दीजिएगा, रुपीज, चूंकि रुपीज में डेटा है तो 5538.89, यानी आपकी जेब से हर आदमी के लिए 55,038 रुपीज निकल रहा है। तो अलग बात है, सैलरी सबकी अलग अलग होगी। ठीक है, क्लियर। तो एक एवरेज आपने निकाल लिया कि हाँ यार मैंने 180 इंप्लॉय रख रखे हैं और हर इंप्लॉय मेरा 5538 रुपीज का है। ठीक है, अब इसी का एक दूसरा भिन्न, दूसरी तरीके से न्यूमेरिकल आते हैं। ये जो मैंने क्वेश्चन ये वाला लिखा ना, कंबाइंड एवरेज वाला, तो एक तो न्यूमेरिकल सीधा सीधा कंबाइंड एवरेज निकालने का आता है, दूसरा न्यूमेरिकल इसका घुमा हुआ होता है जरा, लेकिन फार्मूला यही यूज होगा। वो देखिए, द मीन एज ऑफ ए कंबाइंड ग्रुप ऑफ मेन एंड वुमेन इज 30 ईयर। यानी कंबाइंड एवरेज दे दिया, द मीन एज ऑफ ए कंबाइंड ग्रुप ऑफ मेन एंड वुमेन इज 30 ईयर। तो कंबाइंड मीन दे दिया। इफ मीन एज ऑफ द ग्रुप ऑफ मेन इज 32, यानी आदमियों की एज का जो एवरेज है 32 है, एंड डेट ऑफ ग्रुप ऑफ वुमेन इज 25, और जो औरतों का ग्रुप है वो 25 है उसका मीन एवरेज एज का। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ मेन एंड वुमेन ऑफ द ग्रुप, ग्रुप में कितने आदमी और औरत है। अब आपको डेट ऑफ परसेंटेज पता करना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मी मतलब आदमी और औरतों के दो ग्रुप है, एक ग्रुप आदमियों का है, एक ग्रुप औरतों का है। ये मेन ग्रुप, ये वोमेन ग्रुप। ठीक है, तो जो मेन ग्रुप है तो इसका जो मीन आया, इसकी एज का मीन आया वो 32 आया। जो वोमेन ग्रुप है उसके एज का मीन आया 25, और जो कंबाइंड मीन आया इन दोनों का वो आया 30 ईयर्स। 32 ईयर्स, 25 ईयर्स,
और कंबाइंड आया 30 ईयर्स। अब आपसे कहा जा रहा है कि यार परसेंटेज बताओ, आदमी और औरत ग्रुप में कितने परसेंट आदमी है, कितने परसेंट औरत है जिसने डेटा लिया है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, लेट, सबसे पहले आपके पास दो ग्रुप है, तो N1, यहीं पे N1 लिख दूंगा, परसेंटेज ऑफ मेन, परसेंटेज ऑफ मेन। N2, परसेंटेज ऑफ वुमेन। ऐसा मैंने क्यों किया, मैं बता रहा हूं तुमको, वुमेन, क्योंकि सो डेट N1 प्लस N2 क्या हो जाएगा, 100। ये देखो परसेंटेज है ना यार, तो N1 और N2 का सम कितना हो जाएगा, 100, पहला। तो जब मेन के लिए N1 डिनोट किया है, तो अब आपका X1 क्या हो गया, X1 बार क्या है, गिवन, X1 बार कितना है, मेन का परसेंटेज कितना है, मीन एज ऑफ ग्रुप ऑफ मेन इज 32, X1 बार इज 32। वोमेन ग्रुप का मीन एज कितनी है, 25, X2 बार हो गया 25। कंबाइंड मीन क्या है ग्रुप का, 30 ईयर्स, 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 कंबाइंड हो गया 30 ईयर्स। वी नो, हमें फार्मूला पता है, क्या होता है, X12 बार इज इक्वल टू N1 X1 बार प्लस N2 X2 बार अपॉन N1 प्लस N2। तो ये हो जाएगा बेटे N1 इंटू 32 प्लस N2 इंटू 25 अपॉन N1 प्लस N2 कितना है, 100। ठीक है, अरे यार अब थोड़ा सा रह गया यहाँ पे, सो दिस इंप्लाइज, यहाँ पे मत लिखो इसको, मुझे X12 बार की वैल्यू भी तो लिखनी है, तो यहाँ पे इंप्लाइज लिखना पड़ेगा, यहीं से कर देता हूँ, दिस इंप्लाइज 30 इक्वल टू, 30 इक्वल टू N1 कितना है यार, X1 बार है 32, 32 N1 प्लस X2 बार कितना है 25, 25 N2 अपॉन N1 प्लस N2 कितना है 100। अब यार इस रिलेशन से N2 को तुम क्या लिख सकते हो, 100 माइनस N1। सो दिस इंप्लाइज 30 इक्वल टू, 30 क्यों, 30 डबल जीरो कर दो, 100 को ले आओ ऊपर, 32 N1 प्लस 25 100 माइनस N1, यहीं पे कर रहा हूं मैंने मेरे कर। सो दिस इंप्लाइज 3000 इज इक्वल टू 7N1 plus 2500. So this implies 7N1 equal to 500. So this implies N1 equal to 71.43. ठीक, hence N2 is equal to 100 minus 71.43 is equal to 28.57. फाइनली आंसर लिख देना, परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ men and women are 71.43 and 28.57 respectively, respectively। ठीक है, क्लियर, आ गया समझ में। चलिए, अब एक और इसका एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन आखिरी एप्लीकेशन है, करेक्टिंग इनकरेक्ट वैल्यू। ये क्या होता है, करेक्टिंग इनकरेक्ट वैल्यू मतलब, न्यूमेरिकल पढ़ो अपने आप समझ में आ जाएगा, मुझे डिटेल बताने की जरूरत नहीं। द मीन ऑफ 200 आइटम्स वाज 50, 200 आइटम का मीन हमने निकाला 50। लेटर इट वाज डिस्कवर्ड दैट टू आइटम्स वेयर मिसरीड एज 92 एंड 8 इंस्टेड ऑफ 192 एंड 88। यानी हमसे हो गई गलती, जिस समय हम 200 आइटम का मीन हमने निकाल लिया 50, अब हम चेक करने बैठे तो यार हमने देखा कि हमने 192 की बजाय 92 ले लिया है और 88 की बजाय 8 ले लिया है। अब चाहिए तो मुझे करेक्ट मीन, ऑब्वियसली चूंकि मुझसे गलती हुई है तो मुझे करेक्ट मीन चाहिए। तो अब मैं क्या दोबारा से सब प्रोसीजर अपनाऊंगा, नहीं,
मैं अपनी जो गलती हुई है उसी गलती वाली को ही करेक्ट करूंगा, पूरा प्रोसीजर नहीं अपनाऊंगा मीन निकालने का। अब इसके लिए करना क्या होता है, कैसे करोगे आप? भाई दोबारा थोड़ा निकालने बैठोगे। आपने क्या किया हियर, इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ मीन इज इक्वल टू 50। ऑब्वियसली जब आपसे गलती हुई है तो इनकरेक्ट है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो ठीक है, उसमें तो कोई गलती नहीं हुई, 200। वी नो, हमें पता है कि एक्स बार इक्वल टू क्या होता है, समेशन एक्स अपॉन एन। सो समेशन एक्स क्या हो जाएगा, एन इंटू एक्स बार। हेंस, तो जब मेरे पास इनकरेक्ट मीन है तो इनकरेक्ट समेशन भी आ जाएगा। इनकरेक्ट सिग्मा एक्स इक्वल टू 50 इंटू 200, क्योंकि 50 आपका इनकरेक्ट मीन है, तो ये हो गया 10,000। अब इनकरेक्ट समेशन आ गया। अब जब इनकरेक्ट समेशन आ गया बेटे, तो ये तो सब ऐड ही हुए हैं ना, 200 आइटम थे, ऐड ही तो हुए हैं। तो मैं क्या करूंगा, ये जो इनकरेक्ट समेशन है उसमें से इनकरेक्ट वैल्यूज डिलीट कर दूंगा और करेक्ट वैल्यूज ऐड कर दूंगा। समझ गए? ये जो इनकरेक्ट समेशन है उसमें से इनकरेक्ट वैल्यूज हटा दूंगा और करेक्ट वैल्यूज डाल दूंगा, तो मेरा करेक्ट समेशन आ जाएगा। सो करेक्ट वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स इक्वल टू 10,000 इनकरेक्ट समेशन माइनस इनकरेक्ट वैल्यूज 92 प्लस 8 प्लस करेक्ट वैल्यूज मैंने डाल दी 192 प्लस 88। तो क्या आ गया, ये आ जाएगा 10,180। बस अब करेक्ट समेशन आ गया। सो करेक्ट मीन इज इक्वल टू करेक्ट समेशन अपॉन ऑब्जर्वेशन, यानी 10,180 अपॉन 200, यानी करेक्ट मीन है 50.9 आंसर। तो चलिए, मीन और उससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल, जितने भी मीन की वैरायटीज है न्यूमेरिकल्स की, सारी मैंने कवर कर दी है। प्रैक्टिस करिए अपनी बुक से क्वेश्चंस के।